नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जो कि बायो का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने किया है केमिस्ट्री और फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो आप देखकर समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसे हम स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पहले तो हम ये समझ लें कि हमारा चैप्टर जो है हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है ना। हम चैप्टर में एंटर करें उससे पहले ही हम जान लें कि भाई चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने मिलेगा। इन्होंने बोला है लाइफ प्रोसेसेस, मतलब उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जिनसे हमारी लाइफ या हमारे एनवायरनमेंट की लाइफ या एनिमल्स की लाइफ या प्लांट्स की लाइफ जो है वो आगे बढ़ती है ना। सारी एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए पार्ट्स, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे या इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिएगा, यहाँ पर मैं वर्ड्स में जाकर बता चुका हूँ कि भाई मतलब क्या होगा इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा और जरा डिस्कस कर लें। आप लोगों ने जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को हम जानते हैं कि एक उसमें एक सिस्टम होता है, उसमें एक यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है भाई? पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने का काम, उसके सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम किसके ऊपर होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट मीन्स कि सीपीयू के ऊपर होता है। सेम यही चीज़ हमारे बॉडी फंक्शनिंग में होती है कि हमारे बॉडी में भी बहुत से ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अलग अलग काम असाइंड हैं, और उनके असाइंड जो काम हैं है ना, वो हमारी लाइफ को प्रोसेस कराने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भाई डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और उसको पॉसिबल बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो मिलकर काम करते हैं और डाइजेशन को जो है वो फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, फिर डाइजेशन के बाद एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन के लिए भी पार्ट्स असाइंड है हमारी बॉडी में, डिसाइडेड है कि कौन से पार्ट्स जो है वो एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर ऐसे ही रेस्पिरेशन है ना, और हमारा उठना बैठना चलना थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ों के लिए हमारी बॉडी में पार्ट्स असाइंड हैं, और सारे के सारे जब कहना चाहिए असेंबल होकर वर्क करते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो लाइव प्रोसेस कर पाती है, लाइव फंक्शनिंग कर पाती है। हमारी बॉडी हो, चाहे प्लांट्स के बारे में हम बात करें, चाहे अदर एनिमल्स के बारे में हम बात करें, चाहे हम अपने एनवायरनमेंट के बारे में बात करें, तो जब तक इनके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो एक असेंबल तरीके से काम नहीं करेंगे, तब तक ये जो है हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस जो हैं, चाहे हमारे एनवायरनमेंट की हो चाहे हमारी खुद की हो, वो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप कि इस चैप्टर में हम बात क्या करने वाले हैं और लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया कि हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में जो हेल्प करें प्रोसेसेस, वो लाइफ प्रोसेसेस हैं। चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारी लाइफ प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे मेन जो एक कहना चाहिए पार्ट है या थिंग है, ये कहना चाहिए जो टर्मिनोलॉजी है जो कि लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है, वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन सब जानते हैं कि भाई न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन को सब अपने अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। न्यूट्रिशन से एक वर्ड निकल कर आता है न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी में फूड, वाटर, मिनरल्स के थ्रू जो है हमारी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग को बेटर करने में हेल्प करती हैं, है ना। ये कहना चाहिए हमें जो है एक पावर
पावर जनरेट करती है हमारी बॉडी में, जिसके थ्रू जो है हम वर्किंग कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन है जो कि हमें फूड से मिलता है। अब न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स होते हैं। मैं अभी केवल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ आपसे मोस्टली, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर में केवल ह्यूमन बीइंग की बात करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ पर प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में बात करेंगे, और अदर कुछ बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स हैं, अदर क्रीचर्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, एनवायरनमेंट है हमारा, इसके बारे में भी बात जो है करेंगे। ठीक है। अब भाई न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, छोटी छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, इनके भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम सब पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पहले तो मैं इसको जो है कैटेगराइज कर लूँ एक बार। ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। देखिएगा यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये मेनली उन कहना चाहिए प्लांट्स के लिए ही है यहाँ पर। ये तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ड एक जुड़ा हुआ है ऑटोट्रॉफ, मतलब वो जो कि अपना खाना खुद बना सकें, किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, है ना। वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक प्लांट जो है कैसे किसी अदर प्लांट पर या ह्यूमन बीइंग पर या एनिमल पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू वो फूड प्रिपेयर करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करना है। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो कहना चाहिए जो क्रीचर्स आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, या हम ह्यूमन बीइंग्स जो आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ऑटोट्रॉफ्स पर भी और अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशंस जो होते हैं हीटरोट्रॉफ के अंदर ही, उन पर भी डिपेंडेंट होते हैं। अब कैसे होते हैं वो तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पहले उसको हम डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम जब बात करते हैं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ही चीज़ सामने आती है हमारे दिमाग में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर मेनली हम प्लांट्स की बात करने वाले हैं। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं ये हम बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, 5th क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। 5th क्लास 6th क्लास हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हैं क्लास वाइज, वैसे वैसे हमने एक प्लांट की फूड प्रिपेयर करने की जो टेक्निक है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि भाई एक जो प्लांट है वो किन रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके अपना फूड जो है वो प्रिपेयर कर सकता है। ठीक है ना। हमें मालूम है कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं, प्लांट्स जो है वो वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं, प्लांट्स जो है वो सनलाइट को यूटिलाइज़ करते हैं, प्लांट्स जो है वो क्लोरोफिल को यूटिलाइज़ करते हैं। जो वाटर उन्हें मिलता है, जो वाटर से मिनरल्स उन्हें मिलते हैं, जो सॉइल से उन्हें मिनरल्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करके ये जो प्लांट्स हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन इनके जो फूड प्रिपेयर करने की जो टेक्निक है उसका नाम हमने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं कि एक प्लांट जो है, भाई हमने बोल तो दिया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू एक प्लांट जो है वो फूड प्रिपेयर करता है, बट क्या हमने कभी ये चीज़ डिस्कस की है कि इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे एक प्लांट जो है, फोटो दैट मीन्स सनलाइट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, फोटो मीन्स लाइट होता है और यहाँ मेनली सनलाइट की बात कर रहे हैं।
तो एक प्लांट जो है सनलाइट को कैसे कैप्चर करता है, कैसे उसको सिंथेसाइज करता है, कैसे उसे कहना चाहिए कि फूड में कन्वर्ट करता है ना, ये सारी चीज़ें उसके स्टेप्स में आती हैं और इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। जैसे कि हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि दाल चावल लिया और उसे खा लिया हमने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पहले उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसे बॉईल करना पड़ेगा, उसे जो है फ्राई करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तलना पड़ेगा, है ना, तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ऐसे ही जब एक प्लांट या एक ट्री जो है जब फूड प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं लिख लूँ, देन उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेसेस जो है वो लिख लिए हैं। तो फर्स्ट स्टेप आप देखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो सनलाइट को कैप्चर करने का काम है या एब्जॉर्ब करने का काम है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये किया जाता है भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है ये जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं इनको बोला जाता है और इनमें क्लोरोप्लास्ट फिल्ड होता है। ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट फिल होता है, जिसके कारण ये जो ग्रीन कलर जो है ये शो करता है प्लांट, है ना। तो मतलब कहने का ये हुआ कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का जो मेन जो पर्पस है, प्रोसेस है, उसको स्टार्ट करता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट प्रोसेस में ये जो लाइट एनर्जी है, जो सनलाइट है, सनलाइट को क्या है, सनलाइट को भाई केमिकल एनर्जी में एक प्लांट जो है वो यूज़ करेगा। मतलब वो जो सनलाइट आ रही है उससे अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा। और वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एक्चुअल में एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये जो लाइट एनर्जी है उसे वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके पास जो वाटर है, प्लांट को जो वाटर मिल रहा है एनवायरनमेंट से, उसे वो स्प्लिट करेगा, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्यों ब्रेक करता है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमको ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मिनरल्स लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में हम अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं। वैसे ही प्लांट जो हैं ऑक्सीजन जो है वह एक्सक्रीट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन उनके लिए एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप है। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब नेक्स्ट स्टेप हमको ये भी मालूम है कि भाई जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज़ करता है। तो जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन कर लेता है वो कार्बोहाइड्रेट्स में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब देखिए हुआ क्या, ये तो प्रोसेसेस हमने स्टेप्स जो है देख लिए और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी हमें पता है, लेकिन इसके बाद एक और भी चीज़ जो है वो समझने लायक है और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्लांट जब फूड प्रिपेयर करता है अपना, तो हमने तो ये तो देखा कि भाई ऑक्सीजन जो है वो एज एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बाहर निकाल देता है, जो कि हम उसको इनहेल कर लेते हैं। लेकिन ये जो अपना फूड प्रिपेयर करता है पूरा का पूरा उसको यूटिलाइज कर लें ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, पूरा का पूरा जो फूड एक प्लांट ने प्रिपेयर किया है उसको वो यूटिलाइज कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो जो बचा हुआ फूड है वो कहाँ जाता है? तो जो बचा हुआ फूड होता है एक प्लांट जो है उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेता है ना, और स्टार्च के फॉर्म में उस फूड को स्टोर करके वो नेक्स्ट टाइम के लिए उसे जो है वो स्टोरेज
करके रखता है और नेक्स्ट टाइम जब भी उसे ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ उसे कर सकता है, यूटिलाइज उसे कर सकता है। या हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जो प्लांट्स फ्रूट्स वाले होते हैं, उनका जो स्टार्च होता है, उनका जो एक्स्ट्रा फूड होता है, वो एक्चुअल में इन फ्रूट्स और फ्लावर्स के फॉर्म में हमें जो है वो मिल जाता है ना। तो ये भी एक स्टार्च को स्टोर करने का एक तरीका है एक प्लांट के द्वारा, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन हमने देखा, स्टेप्स भी देखे हमने। एक बार हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसको लिख लेते हैं। देखिएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मेन चीज़ें क्या है, पहले तो हम वो देख लें भाई। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब सनलाइट मिलेगी तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस ये बाहर कर देता है, O2, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये। देखिए यहाँ पर C6 है, यहाँ पर केवल 6 कार्बन 1 है, यानी कि 6CO2 कर दीजिए आप, तो कार्बन हो गया कितना 6 और ऑक्सीजन हो गया 12। बट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 और 2 8 है। क्या किया जाए यहाँ पर हम इसे कर देते हैं 6O2, और 6O2 के कारण ये हो जाता है 6 2 12 और 6 18, मतलब फिर से वो जो है इम्बैलेंस हो गया। तो फिर हम यहाँ पर 6 लगा देते हैं। अब देखिए बैलेंस हुआ क्या, देखिए कार्बन कितना है 6 है, ओके। ऑक्सीजन कितना है 12 और 6 18 है, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन कितना है 6 2 12, यहाँ पर भी 12 है। मतलब कि ये एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑक्सीजन है जो कि एज एन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलती है, सनलाइट का यूज़ होता है। पता है आपको सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो भाई क्लोरोफिल करता है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये रहा वाटर। तो इस तरीके से एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती है। अब नेक्स्ट हम एक और पार्ट देखने वाले हैं इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ अभी। नेक्स्ट जिस पार्ट की हम बात करने वाले हैं वो है भाई स्टोमेटा। तो मैं पहले उसका डायग्राम बना लूँ, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो ये देखिए, ये मैंने एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब ये स्टोमेटा एक्चुअल में वर्क क्या करता है, तो देखिए स्टोमेटा जो है मेनली वर्क करता है इस जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो गैसीय एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है, उसके लिए जो मेन पार्ट है वो स्टोमेटा होता है। यही स्टोमेटा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के इनहेल और एक्सहेल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब कैसे हेल्पफुल होता है, तो देखिएगा यहाँ पर ये गार्ड सेल्स हैं, और ये यहाँ पर आपने दी छोटे छोटे देख रहा हूँ, ये गार्ड सेल हैं, और ये जो छोटे छोटे रेड कलर के हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब ये जो बीच का जो पार्ट देख रहे हैं, ये इसका वो पोर्शन है जिससे जो गैसियस एक्सचेंज है वो यहाँ होता है एक प्लांट के अंदर, ठीक है। तो ये अभी जो है ये ओपन कंडीशन में है, ये जो मुंह है बीच का ये खुला हुआ है, ओपन कंडीशन में है, मतलब गैसियस एक्सचेंज जो है वो अभी इन प्रोसेस है। लेकिन अब होता क्या है कि गैसियस एक्सचेंज के टाइम पर ये जो गार्ड सेल्स हैं ये क्योंकि स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं ये, तो इस टाइम में ये जो प्लांट के अंदर जो वाटर है ना, वो एनवायरनमेंट में क्या होता है, एनवायरनमेंट में एक जैसे ओस की बूंदे आपने देखा होगा ना, उस टाइप से वो जो है जो एक प्रोसेस होती है प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस, सॉरी प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। इस ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू इस प्लांट के अंदर जो वाटर है, स्टोर्ड वाटर जो है उसकी लीव्स में, वो एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है, ठीक है।
कब पहुंच जाता है? जब ये ओपन होते हैं। जब ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं एक स्टोमेटा में, तो एक प्लांट में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ये जो वाटर है ये एनवायरनमेंट में पहुंच जाता है। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई अब यदि स्टोमेटास गैसियस एक्सचेंज बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू लैक ऑफ वाटर जो है प्लांट्स में हो सकता है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, इनका जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये हमेशा ओपन नहीं होता, ये ओपन और क्लोज होता रहता है एज द नीड्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है ना, जैसे कि प्लांट को गैसेस एक्सचेंज की नीड होगी उस टाइम पर ये जो है ओपन और क्लोज होंगे, जिससे कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू जो वाटर है वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ना पहुंच पाए और स्टोर रहे, कमी ना आए पानी की, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है और ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है। ये जो पार्ट है स्टोमेटल पोर्स को बोलते हैं, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, और ये गार्ड सेल इसको जो है गार्ड करके रखती हैं, लेकिन ये गार्ड सेल्स जो हैं ये ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को भी हेल्प करती हैं। तो इस वजह से ये जो स्टोमेटा है ये बहुत देर तक ओपन कंडीशन में नहीं रहता, ये फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, जैसे जैसे गैसेस एक्सचेंज जो है वो पार्ट होता है, अकर होता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है जो कि गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करने वाले हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। हमने अभी तक जो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखी, उसके स्टेप्स देखे, है ना, फिर स्टोमेटा के बारे में हमने बात की। अब हम देखने वाले हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी टाइप्स होते हैं जो कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहला टाइप है सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। हालांकि बहुत ज़्यादा हमें इसको डीपली नहीं पढ़ना है। सेकेंड है सेप्रोफाइटिक के बाद पैरासिटिक, and third one is holozoic। अब देखिएगा, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, पैरासिटिक क्या होते हैं, ये न्यूट्रिशन हम देख लेते हैं। अब जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इसमें वो क्रीचर्स आते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि ऐसा फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं एनवायरनमेंट से जो कि डेड है, जो कि रिमेन है, सड़ा गला खाना जिसको हम बोलते हैं, कचरा जिसको हम बोलते हैं, या जो डेड एनिमल्स हैं या डेड चीज़ें हैं, कुछ भी जो एनवायरनमेंट में इस तरीके से जो ख़राब कंडीशन में है, तो उन सब से जो फूड अपना प्रिपेयर करे या फूड जो है वो बनाए, वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, फंगस है, जर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो क्रीचर्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं, ये अपना फूड जो है ये इन्हीं ऑब्जेक्ट्स या इन्हीं चीज़ों से पाते हैं जिनको हम बोलते हैं भाई डेड रिमेन्स हैं, या कहना चाहिए कि ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते, हमारे द्वारा जो है उनको एक्सक्रीटा बोला जाता है, कचरा बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में ये सब आते हैं, बैक्टीरिया और जर्म्स हम बात कर सकते हैं। फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंडेंट है, तो वहाँ पर जो न्यूट्रिशन होगा वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होगा। अब इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। मैंने बात की कि भाई पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, तो जो डिपेंडेंट होता है वो पैरासाइट है और जिस पर डिपेंडेंट होता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। ठीक है ना, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा अमरबेल
करके नाम सुना होगा। ये एक ऐसा प्लांट है जो कि अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होता है। जिस भी प्लांट में ये जो है ग्रो करता है, उस प्लांट का जो भी न्यूट्रिशन है, वो प्लांट अपने लिए जो न्यूट्रिशन या फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा ये जो अमर बेल है वो कैप्चर कर लेती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ये नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं कहना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हो तो वहाँ पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं इसे, जिसमें भाई जो कि डिपेंडेंट है उसे पैरासाइट बोलते हैं और जिस पर डिपेंडेंट है उसे हम बोलते हैं होस्ट। फिर नेक्स्ट हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है या जो फूड होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में कैसे होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो आपको मालूम है कि हम दाल चावल सब्जी रोटी ये सारी चीज़ें जो हैं इनको जो है मेन फूड हम कंसीडर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऐसे ही अगर जो हम बात करें हार्बीवोरस या कार्निवोरस की बात करते हैं, जो कि इसी के अंदर आते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, तो उनके बारे में भी हम लिख देते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो होलोजोइक में हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ये तीन जो है ये होलोजोइक में हैं। तो देखिए हार्बीवोरस दैट मीन्स कि वो एनिमल्स जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो, जो प्लांट के पार्ट्स हैं या प्लांट के जो रिमेन पार्ट्स हैं उसको जो है एज अ फूड इनटेक करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हार्बीवोरस। जबकि कार्निवोरस जो है, कार्निवोरस सीधी सी बात है, हम हिंदी में बोलते हैं भाई मांसाहारी, मतलब जो अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए, या अदर एनिमल्स, अदर जो छोटे एनिमल्स हैं, है ना, उनको खाकर जो है अपना फूड इनटेक करते हैं, वो कहलाते हैं कार्निवोरस। जैसे कि लॉयन है, टाइगर है, ये जो है ये कार्निवोरस में आते हैं। और हार्बीवोरस में आपको मालूम है काऊ है, बुफेलो है, ये जो है हार्बीवोरस है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ओमनीवोरस की। तो ओमनीवोरस जो है वो हार्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि ये प्लांट भी यूज़ करते हैं एज अ फूड और अदर एनिमल्स का जो फ्लैश है, मीट है, उसका भी यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो ये है ओमनीवोरस, जिसमें ह्यूमन बीइंग आता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो प्लांट प्रोडक्ट्स भी यूज़ करता है और अदर एनिमल्स का जो मीट है, जो फ्लैश है, वो भी यूज़ करता है एज अ फूड। तो ये सब जो है ये ओमनीवोरस में आते हैं। तो ये है होलोजोइक न्यूट्रिशन के पार्ट्स। अब अभी इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही डिस्कस मुझे करना था, और नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे के जो टॉपिक्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारी सिस्टम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं नीरज अग्निहोत्री। जय हिंद, वंदे मातरम।